हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। एज यू नो, हम लोगों ने स्टार्ट किया सक्सेस सीरीज। और इस सक्सेस सीरीज के अंदर हम लोग मेनली क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं दृष्टि का सामान्य ज्ञान। ठीक है। दृष्टि के सामान्य ज्ञान के अंदर भी कई सारे सेगमेंट है, जिसमें अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हिस्ट्री का सेगमेंट, और पूरा इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी की तरह। लेक्चर नंबर आज होने वाला 16। इससे पहले 15 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सीरीज चल रही है, जिसमें कि पूरा इतिहास आप कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप इस पूरी सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आप इतिहास को कभी भूलेंगे नहीं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप पढ़ने वाले हैं वास्तव में तो आप कंटेंट को समझ जाएंगे, बाकी दिखावे के लिए आपको यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी। ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति की। और कला एवं संस्कृति में भी स्पेशल फोकस रहेगा हमारा नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली पर। गुप्त काल हमने इससे पहले पूरा कवर कर लिया। गुप्त काल में जो प्रमुख देन है आपकी, वो इसकी मंदिर निर्माण शैली है। मंदिर निर्माण शैली। ठीक है। और मंदिर निर्माण शैली में भी आप स्पेशली जो फोकस हमारा रहेगा वो क्या है, मेनली शिखर युक्त मंदिर। हमारा फोकस क्या रहेगा, ये गुप्तकालीन जो आपका शासन है, इनकी देन यही है कि आपका क्या है, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण इसमें हुआ था। ठीक है। और ये मानते हैं कि जो मेनली मंदिरों की स्टार्टिंग हुई है वो हुई ही इनके समय से है, गुप्तों के समय से ही मंदिर को वास्तव में जिसे हम मंदिर कहते हैं, मंदिर निर्माण की शैली ही गुप्त काल से स्टार्ट हुई है। इसलिए जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन में। अगर आप मेंस की कोई भी आप स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं या यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं कुछ भी, तो उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। अगर आप वन डे दोनों इसमें देखो, हम स्टडी करने का एक तरीका होना चाहिए हमारे पास कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। अगर आप जो है कि इस लेक्चर को, अभी मैं इस लेक्चर के तरीके से आपको एक एग्जांपल देता हूं पढ़ने का, कि अगर आप मेंस के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस शैली की सारी विशेषताओं को डीपली देखना है, इसकी मंदिरों को देखना है, इसके मंदिरों के एग्जांपल्स को बिल्कुल 3D की इमेजेस में आप उसको देखेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल्स प्लस इसकी क्या क्या विशेषताएं सारी नोट करेंगे। और अगर आप वनडे एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो आपको स्पेशली मंदिर कहाँ है और जो है कि किस शैली में बने हुए हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर मेंस लिख रहे हैं तो उनकी विशेषताएं भी आपको पता होना चाहिए। वनडे लिख रहे हैं तो आपको ओनली मंदिर वो कहाँ पर स्थित है ये पता होना चाहिए, बस किसने निर्माण कराया, कहाँ पर स्थित है, किसको समर्पित है, इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त है वनडे एग्जाम्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को डिटेल में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दूं इससे पहले कि 15 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें जरूर देखना चाहिए। एक बार एक झलक देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आगे आपको देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है ना। तो गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। इस बात स्थापत्य कला में हम मेनली बात करेंगे, मैंने आपसे कहा कि गुप्तों की जो मेन देन है वो मंदिर है। तो शिखर युक्त मंदिर मेनली क्या है, शिखर युक्त मंदिर जो है कि मंदिरों का निर्माण जो है कि इस काल की प्रमुख विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और साथ ही साथ इन मंदिरों में क्या था, सभा मंडपों का भी प्रयोग किया गया है। सभा मंडप क्या होता है, सभा मंडप होता है जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर में भक्तों के लिए बैठने के लिए जो स्थान होता है उसको सभा मंडप कहते हैं। ठीक है। भारत में जो है कि झांसी के देवगढ़ के दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मंदिर आपको इस मंदिर को अलग से नोट्स इसके बनाने हैं। भारत में झांसी के देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार, ठीक है, पहली बार विशाल शिखर युक्त शिखर का प्रयोग हुआ, विशाल शिखर का प्रयोग हुआ। और ये शिखर भी कितना ऊंचा था, 12 मीटर ऊंचा शिखर। तो 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग, सबसे पहले भारत में शिखर युक्त मंदिर जो कोई बना तो वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना। कितना ऊंचा इस पे शिखर था, 12 मीटर ऊंचा इस पे शिखर था। ठीक है। अलग से इसके मैंने कहा आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके विशेषकर जिसकी हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी शैलियां, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। इसके बाद हम देखेंगे एकायतन शैली, पंचायतन शैली, सारी शैलियां इसमें हम देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सब पढ़ेंगे हम, एकायतन शैली, पंचायतन शैली, महामारू शैली, तक्षण शैली। और उसके बाद बस ये हमारी मेन शैलियां हैं। फिर गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिरों को देखेंगे, और फिर इसके बाद में थोड़ा डिटेल में नागर शैली पर विशेष फोकस, उसके बाद हमारा बेसर शैली पर विशेष फोकस, और साथ ही साथ द्रविड़ शैली पर विशेष फोकस, और फिर कुछ मंदिरों की इमेज और थोड़ा सा अजंता के मंदिरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे उस पर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा आपका, कॉन्सेप्ट बॉम्ब जो हमारी सीरीज होती है उसमें अजंता और एलोरा दोनों कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, गुप्त काल में गुफा नंबर 16 और 17 वो गुप्त मंदिर है, वो सॉरी गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 और 17, 29 गुफाएं हैं अजंता की। 29 में से जो 16 और 17 नंबर की है ये गुप्तकालीन है, बस इतना ध्यान रखना है आपको।
गुप्तकालीन देख रहे हैं अगर हम तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, बात कर रहे थे हम क्या, नागर शैली की। तो नागर शैली आपका क्या है, नागर शैली आपको ध्यान रखना है। नागर शैली कहाँ कौन कौन सी शैलियां, इसको भी मैं थोड़ा सा पहले एक बार बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप मान लेंगे कि ये हमारा भारत है, जैसा भी बनेगा थोड़ा सा प्रयास करेंगे बस बनाने का, ठीक है। वैसे भी जो है कि ये इससे लिखा नहीं जा रहा है, मैप बनाना तो बहुत दूर की बात है, लिखना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पैड पे। तो ये चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो है कि यहाँ तक का पोर्शन तो ऊपर का कहलाएगा आपका उत्तर भारत, उत्तर भारत। और नीचे आपका कहलाता है ये दक्षिण भारत। इतना आपको पता ही होगा, आप कहेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको हम नॉर्थ कहते हैं। और नॉर्थ से ध्यान रखना है नागर, एन नॉर्थ से नागर शैली। तो यानी कि उत्तर भारत में जो शैली प्रयोग की गई वो नागर शैली प्रयोग की गई। गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण की शैली स्टार्ट हुई नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, और दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में द्रविड़, दौ से दक्षिण, दौ से द्रविड़, द्रविड़ शैली है ना। एन से नॉर्थ, एन से नागर शैली, दौ से द्रविड़ और दौ से दक्षिण भारत। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में स्टार्ट हुई, और बौ से बीच, और बीच बौ से बेसर, और बेसर शैली जो है कि वो बीच में, और बेसर जो है कि बीच। आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, दोनों का क्या है, मिक्सचर है ये, दोनों का क्या है, मिश्रण। नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है ये, नागर शैली का और द्रविड़ शैली का मिश्रण है कौन, बेसर शैली। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, खच्चर शैली भी कहते हैं। थोड़ा हौच पौच हो रहा हुआ, एक्चुअली मुझे इस पे टीचिंग पैड पे लिखने की आदत नहीं है, तो राइटिंग थोड़ा सा ऐसी जा रही है। खच्चर और चच्चर शैली इसको हम कहते हैं। प्रैक्टिस हो रही है बस, आप लोगों के सहारे धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस पर लिखने की, ठीक है। कुछ समय बाद सही सही लिखा जाएगा। अभी आप राइटिंग पे ध्यान ना देकर के कंटेंट पे ध्यान देंगे, अपना पढ़ने पे ध्यान देंगे कि भैया हमको क्या पढ़ना है ना। आप मुझसे बेहतर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे थे, और मेनली हम बात करेंगे क्या है, ये शैलियां हमने देख ली। तो जो नागर शैली है हमने बात की, उत्तर भारत की शैली है। इसको जो है कि हम क्या कहते हैं, आर्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आर्यों का आगमन था, आर्य शैली भी हम इसको कहते हैं। साथ ही साथ क्या है, इसमें विशेषता क्या है, विशाल शिखर युक्त मंदिर है ये, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए हैं इसमें। और क्या है, सभा मंडपों का प्रयोग हुआ। सभा मंडप मैंने आपको बताया कि जो मंदिर में स्थान होता है जहां पर भक्तगण बैठते हैं। ये अगर आपका मंदिर है तो यहाँ पर जो आगे से थोड़ा सा अगल बगल में मंदिर के चारों तरफ यहाँ को कहीं बैठने की जगह बची होगी, तो इसको क्या कहा जाता है, सभा मंडप कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभा मंडप है। और साथ साथ क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे फेमस है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर अकेला एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर कई प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको तो अलग से आप लिख लेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अलग से नोट्स बना करके। एकमात्र ऐसा मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर जिसके ऊपर अकेले आपके कई प्रश्न बनेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्यों बनेंगे, इसी पर क्यों बनने की संभावना है, मैंने कहा ज्यादा प्रश्न, क्योंकि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये जो है कि भारत का, पूरे भारत का बता रहा हूं, पहला शिखर युक्त मंदिर है, प्रथम शिखर युक्त मंदिर है ना, गुप्तकालीन मंदिर है। 12 मीटर ऊंचे शिखर का इसमें प्रयोग किया गया है पहली बार, ये 12 मीटर ऊंचा शिखर भी पहली बार प्रयोग किया गया, पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा है, यहाँ पे मैंने देवगढ़ का दशावतार मंदिर को अलग से नोट्स बना करके लिखना, ये एक साथ दे रखा है, इसको अलग से लिख लेना, बिल्कुल फोकस करते हुए अलग से पेपर पे इसको नोट करना, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा शिखर है, नागर एवं पंचायत शैली का मिश्रण है ये, और विष्णु देव को समर्पित है ये, विष्णु भगवान को समर्पित है ये मंदिर। और इसमें जो है कि विष्णु देव को शेष सैया पर लेटा हुआ दिखाया है, यानी कि नाग के ऊपर लेटा हुआ दिखा रखा है क्षीर सागर में। और जिसमें क्या है, ये क्षीर सागर है, इमेज तो बनेगी नहीं पर एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। और ये जो है कि आपके शेषनाग जी हैं, और शेषनाग जी के ऊपर यहाँ पर जो है कि विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं, और विष्णु भगवान जी के पैर दबा रही हैं माता लक्ष्मी जी, ये इनके पैर दबा रही है, और इनकी नाभि से एक कमल निकलता हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो ये इमेज आप देख लीजिएगा गूगल करके। तो ये दशावतार, देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, वहां पर ये आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी, ठीक है, विष्णु जी को समर्पित है ये। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे।
द्रविड़ शैली की बात करेंगे। द्रविड़ शैली हमने बात कर ली दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की है। इसमें जो है कि इसकी विशेषता क्या है, विशाल प्रवेश द्वार इसकी विशालता है, विशेषता है। और जो ये प्रवेश द्वार है इन्हीं को क्या कहा जाता था, गोपुरम या फिर महागोपुरम कहा जाता था। आपसे पूछ ले गोपुरम या महागोपुरम क्या है, तो ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार हैं, गोपुरम या महागोपुरम। ठीक है। मंदिरों का आकार कैसा होता था, द्रविड़ शैली के मंदिरों का आकार पिरामिडाकार होता था, पिरामिड के आकार के ये हुआ करते थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बेसर शैली। बेसर शैली मैंने आपको कहा कि क्या है, ये मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का ये मिश्रण है। और इसीलिए इसको खच्चर शैली भी कहते हैं। खच्चर, गधा और घोड़े का जो मिश्रण होता है खच्चर, ऐसे ही नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होने के कारण इसे खच्चर शैली या चच्चर शैली भी कहा जाता है। और ये चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित है। विशेषकर जो फोकस है ये चालुक्य शासकों का फोकस रहा था ऐसे मंदिर बनाने में। ठीक है। इसके बाद हम एकायतन शैली की बात करेंगे। एकायतन को आप ध्यान रख सकते हैं जनरली एक से। ठीक है, एकायतन पर आप फोकस किससे रख सकते हैं, एक से। एकायतन पे फोकस रखेंगे एक से, जो क्या है, जिसमें गर्भगृह में एक ही प्रतिमा हो। गर्भगृह क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई मंदिर है, ठीक है, उसमें 4-5 कमरे हैं या 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, ये इसका सभा मंडप है। तो यहाँ जो इसका मेन द्वार होगा, द्वार से ज्यादा जरूरी है जो मेन कमरा होगा, जहां पर प्रमुख देवता की प्रतिमा हो, देवता की प्रतिमा हो, उस पोर्शन को कहते हैं गर्भगृह। ये होता है गर्भगृह, जहां पर प्रमुख देवता की प्रतिमा रखी जाती है। तो एकायतन शैली उसे कहते हैं जहां गर्भगृह में एक ही प्रतिमा हो। कहने का मतलब है स्पेशली एक ही देवता को वो समर्पित होना चाहिए। ऐसे मंदिर को हम, ऐसी मंदिर की जो निर्माण शैली, इनको हम एकायतन शैली के मंदिर कहते हैं। ठीक है, एक गर्भगृह होगा, एक ही सभा मंडप होगा, एक ही द्वार होगा। मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर इसके कुछ उदाहरण हैं। आपको स्वयं भी क्या करना है, आपको खुद भी शैली लिखनी है, यह आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क समझ लीजिए इसे मेरी तरफ से आपके लिए। मंदिर निर्माण शैली और मंदिर, ठीक है, यहाँ पर आप शैली लिखेंगे, कौन सी शैली है, नागर शैली, बेसर शैली, एकायतन शैली, पंचायतन शैली, महामारू शैली, जो भी शैली है उसके कुछ मंदिरों के नाम लिखेंगे। एक शैली लिखी, उसके 3-4 मंदिर जो जो फेमस मंदिर हैं वो लिखे। और इन मंदिरों को लिखने के बाद में आप इनकी प्रतिमाएं देखेंगे, इनकी इमेज देखेंगे। कुल मिलाकर के इनकी इमेजेस आपको देख लेनी है गूगल करके एक एक मंदिर की। ठीक है, शैली लिखना, मंदिरों के नाम लिखना, उनकी इमेज देख लेना, बस इतना काम आप कर लेंगे मेरे कहने से। और मंदिर और शैली को तो नोट जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे शैली लिखी उसके कुछ मंदिरों के नाम जरूर लिख लेंगे। और सॉरी, किसको समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है, ये भी जरूर लिखना, किस देवता को समर्पित है। शैली, मंदिर, किस देवता को समर्पित है ना। मंदिर का प्लेस भी लिख लेंगे तो और अच्छी बात है, कहाँ पर है मंदिर, स्थान। तो शैली हो गया, मंदिर हो गया, स्थान हो गया, और किस देवता को समर्पित है इतना, और उसकी एक इमेज देख लेना। इतना काम मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क रहेगा, ये आपको जरूर करना है। ठीक है, जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको तो जरूर लिखना ही लिखना है। स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं आप कोई भी, या फिर यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, आपको जरूर ये काम करना है। फिर हम बात करते हैं पंचायतन शैली की। तो गर्भगृह में क्या है, पंचायतन से ध्यान रखना है, पंच को, पंच मतलब 5, जहां पर 5 प्रतिमाएं हो, एक से लेकर के 5 प्रतिमाएं। मूल रूप से किसको समर्पित है, ये विष्णु को समर्पित है। पंचायतन शैली के मंदिर कैसे समर्पित है, इसमें जो है कि विष्णु 5, जो आपसे कहा कि 5 प्रतिमाएं होंगी, कैसे होंगी, एक सेंटर में तो विष्णु है क्योंकि विष्णु को समर्पित है, और विष्णु के साथ जो है कि शिव, और जहां शिव होंगे वहां क्या होगी, माता पार्वती। पार्वती को जो है कि शक्ति के रूप में देखा गया, शक्ति नाम आपको देखने को मिलेगा, पार्वती नहीं देखने को मिलेगा, मां शक्ति देखने को मिलेगा। तो पार्वती, शिव, शक्ति, और जहां शिव शक्ति होंगे वहां पर श्री गणेश जी भी होंगे, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर दिखाया गया है सूर्य देव को। तो 5 लोगों की यहाँ पर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी पंचायतन शैली में। सेंटर पर विष्णु क्योंकि विष्णु को समर्पित है, विष्णु जी के साथ आपको देखने को मिलेंगे शिव, मां शक्ति, गणेश जी और सूर्य देव। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका एक उदाहरण है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको आप जरूर देखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि आपको खुद भी सर्च मारने हैं, खाली इसी पर डाउट है, बाकी तो सब ठीक ही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आपको देखना है महामारू शैली। महामारू को आपको ध्यान रखना है, क्या, महामारू आप याद रख सकते हैं मारामारी से। ठीक है, महामारू को आप ध्यान रखेंगे किससे, मारा मारी। तभी मैंने कहा आपसे आज के सारे आपके लेक्चर, आज का पूरा आपको हैंड टू हैंड याद होने वाला है। महामारी कहाँ पर होती है, जहां भीड़ होती है। ठीक है, तो जब क्या होगी, भीड़ होगी, एक ही स्थान पर क्या होगा, एक स्थान पर एक से अधिक,
यानी कि अनेक मंदिर होंगे। ऐसे जो मंदिर शैली है उनको हम कहते हैं महामारू शैली के मंदिर हैं। एक जगह पर कई मंदिर बना दिए जाएं, ठीक है, ऐसी शैली महामारू शैली कहलाती है। और ये ज्यादातर राजस्थान में पाई गई है, इसको राजस्थानी शैली भी कहा गया है। मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर, ये दोनों के दोनों क्या है, महामारू शैली के मंदिर है। तक्षण शैली, कला लिख दिया यहाँ पर, ध्यान रखना है, तक्षण शैली, तक्षण कला भी देखने को मिलेगा, शैली भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो तक्षण शैली के मंदिर हैं, इनकी विशेषता क्या है, तक्षण लिखा है तो तक्षण को आप ध्यान रखेंगे छेणी, तक्षण को ध्यान रखेंगे छेणी से। तो छेनी और हथौड़े की मदद से, छेनी और हथौड़े के माध्यम से पत्थरों को काट करके मूर्ति का, मंदिर का निर्माण किया जाता था। ऐसी शैली को कहा जाता था तक्षण शैली कहा गया ऐसे को। और इसका जो निर्माण करते थे उन्हें कहा गया सिलावट। इनको क्या कहा गया, सिलावट। मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार हैं इनके लिए शब्द यूज हुआ है सिलावट, ठीक है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है राजस्थान का, ये तक्षण शिला का एक अच्छा उदाहरण है। बट फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि आपको खुद से मंदिरों को सर्च करना है। एक तरफ को आपको लिखना है शैली, जैसे मैं सबसे पहले आपको नागर शैली पढ़ाया मैंने, तो आपको लिखना है नागर शैली, ठीक है। फिर नागर शैली में आपको कुछ मंदिर का नाम लिखना है, कोई सा भी मंदिर, ठीक है। फिर ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर ये किसको समर्पित है, ठीक है। फिर उसकी एक इमेज आपको देखनी है। इतना तो आपको ये नोटबुक में नोट करना है, ये तो आपको नोटबुक में लिखना है जी, इतना आपको नोटबुक में ये लिखना है। और इमेज आपको ये क्या करनी है, बस देख लेना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन जो मंदिर थे, इसमें इसके अलावा जो मूर्तियां बनाई जाती थी इन मंदिरों के लिए, जो मूर्ति निर्माण के केंद्र थे वो 3 केंद्र प्रमुख थे, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। मथुरा से महात्मा बुद्ध के खड़ी प्रतिमाएं पाई गई हैं, सारनाथ से बैठे बुद्ध की प्रतिमाएं पाई गई हैं, और पाटलिपुत्र से 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा पाई गई है महात्मा बुद्ध जी की। कहां से पाई गई है, सुल्तानगंज बिहार से। और साथ ही साथ जो यहाँ के मंदिर थे ना, इन मंदिरों में द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल क्या होता है, जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो मंदिरों के गेट पे, जैसे मंदिर का गेट है, तो यहाँ पर 2 द्वारपाल दिखाए गए हैं। एक द्वारपाल है मकर वाहिनी, गंगा जी को मकर वाहिनी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे हैं कुम्भ वाहिनी, यमुना जी, ठीक है। तो इन दोनों का अंकन मिलता है द्वारपाल के रूप में, एक यहाँ एक यहाँ। और क्या है, गुप्तकालीन जो मंदिर थे इनके निर्माण में ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया है। इन पर वर्गाकार चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है। ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, थोड़े से मंदिर भी देख लेते हैं। जब ईंट का जिनमें यूज हुआ है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है, भीतर और सिर पर लगानी है। ईंट आपको क्या करना है, अपने भीतर और अपने सिर पर लगानी है। ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने के लिए कि ईंट को भीतर और सिर पर लगाना है। तो इससे आप याद कर पाएंगे भीतर से भीतरी गांव, और सिर से याद कर पाएंगे सिरपुर मंदिर। तो भीतरी गांव मंदिर, सिरपुर मंदिर, ये दोनों क्या है, इन पर ईंटों का प्रयोग हुआ है इनके निर्माण में। भीतरी गांव मंदिर जो है कि यूपी में विष्णु जी को समर्पित है, और सिरपुर मंदिर छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण जी को समर्पित है। इसके अलावा आप देखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी झांसी में है। भूमरा का शिव मंदिर एमपी में है, ठीक है। और इसके अलावा नाचना ठाकुर पार्वती मंदिर, ये भी एमपी में है। तिगवा विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में है। और खोह शिव मंदिर, ये भी एमपी में है। एरण विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में है। विदिशा उदयगिरी शिव मंदिर, ये भी एमपी में है। यानी कि ज्यादातर जो मंदिर हैं गुप्तकालीन, ज्यादातर, सभी नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, मोस्ट ऑफ जो है कि वो आपके क्या है, एमपी में है। अगर आपको कभी कुछ याद नहीं आ रहा है कि ये मंदिर कहाँ है, गुप्त इतना पता है गुप्तकालीन मंदिर है, तो आप एमपी लगा देंगे तो 90% सही होने की संभावना है आपकी, ठीक है। 10% नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ मंदिर देखेंगे जैसे आपके दशावतार मंदिर, सबसे फेमस मंदिर यही झांसी में है, यूपी में है, तो सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 90% आपके एमपी में। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो एमपी लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अब बात करते हैं एक एक करके इंडिविजुअल नागर बेसर और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं पर। मेंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जो मेंस लिख रहे हैं। तो नागर शैली में क्या है, नागर शैली मेनली हमने बात कर ली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग पर विकसित हुई है। ये हिमालय से विंध्य प्रदेश के आसपास तक।
और क्या है, हिमालय से विंध्य का मतलब जो है कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, हिमालय और यहाँ पर विंध्य पर्वत, तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर विंध्य पर्वत, तो ये पूरा जो है कि आपका यहाँ हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक यहाँ पर पूरा जो मंदिर शैली का यूज हुआ है वो कैसी है, नागर शैली के मंदिर यहाँ पे हैं। नागर शैली के मंदिर कैसे हैं, चतुष्कोणीय है, और साथ ही साथ क्या है, इसमें शिखरों का यूज हुआ है, मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया है, खड़ी रेखा की प्रधानता के कारण ही इनको जो है कि रेखीय शिखर मंदिर भी कहा जाता है नागर शैली के मंदिरों को, ठीक है। और वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते थे, इन शिखरों के मंदिर की विशेषताएं क्या है, वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र, वक्र होते हुए शिखर, नॉर्मली क्या है वर्गाकार है, वर्ग ये हो गया, ये वर्ग हो गया, और क्या है जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर की ओर धीरे धीरे वक्राकार हो जाएगी, ऐसे करके वक्राकार, वक्र होते हुए शिखर तो है, चोटी तो है लेकिन वक्र की तरह है, एक चोटी क्या हो गई आपकी नॉर्मल ऐसी चोटी हो गई, ये वक्राकार है, इसको आप बोलेंगे वक्राकार, तो ये वक्राकार क्या है, इन मंदिरों की विशेषता है। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर, लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, कंदरिया महादेव, खजुराहो का मंदिर, सूर्य मंदिर मोढेरा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, ये सभी क्या है आपके नागर शैली के कुछ उदाहरण है, नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिरों के उदाहरण, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे आप द्रविड़ शैली के बारे में, द्रविड़ शैली के मंदिर आपके दक्षिण भारत में, नागर शैली के मंदिर आपके नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत हो गया आपका नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ पर क्या है आपके द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में, इनका विस्तार कहाँ से, कृष्णा से कन्याकुमारी तक, ठीक है, आपका कन्याकुमारी तक यानी कि तमिलनाडु तक है, ठीक है, अंतरिम के बीच में तमिलनाडु तक है ये आपको। इस शैली के मंदिरों की बनावट की विशेषता क्या है, इसका जो गर्भगृह है वो कैसा है, वर्गाकार गर्भगृह है, और क्या है गर्भगृह पर पिरामिड नुमा यानी कि ऊपर की ओर आकार में छोटी हुई मंजिल का शिखर, इस तरीके से पिरामिड नुमा, नीचे से चौड़ा है ऊपर से नुकीला, तो ये क्या है, और इसका शीर्ष 8 या 6 कोणों के गुंबद के आकार का होता है, ये क्या है द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता। इनको जो मेनली इन मंदिरों को बनवाया पल्लवों ने, चालुक्यों ने, चोलों ने, पांडे, इन शासकों ने मेनली द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, क्योंकि इनका शासन ही यही था, इनका शासन ही, ये दक्षिण भारत के शासक हैं तो ये यही करवाएंगे इन मंदिरों का निर्माण, ठीक है। और क्या है महाबलीपुरम में, और अच्छा ये एग्जाम्पल आप देखेंगे महाबलीपुरम और कांची के मंदिर, और देखेंगे आप वातापी तथा ऐहोल के मंदिर, तंजौल का राजेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आपका बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी क्या हैं, ये सभी द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं, दक्षिण जो भारत की मंदिर शैली है उसके उदाहरण है ये सभी, ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा बेसर शैली पे भी हम बात कर लेंगे। बेसर शैली आपकी क्या है, हमने बात कर ली थी बेसर शैली प्रमुखता नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ शैली का क्या है, ये मिश्रण है, इन दोनों का ये मिश्रण है, मिश्रण के कारण मैंने अभी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खच्चर या फिर चच्चर शैली के मंदिर, कभी आपको ये ना दे करके ऐसे दे दे तो आपको ध्यान रखना है, खच्चर शैली के मंदिर या चच्चर शैली के मंदिर किन्हें कहा जाता था, दक्षिण भारत के मंदिरों को कहा जाता था जो बेसर शैली में निर्मित है, ठीक है। और बेसर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है हमने देखा, ये विंध्य से कृष्णा दक्षिणावर्त भी जिस हिस्से को कहा जाता है यहाँ तक जो है कि मेनली इनका, सॉरी, विंध्या और कृष्णा के बीच में इनका निर्माण हुआ, यानी कि बीचों बीच का जो पोर्शन है, बीच में ऊपर जो है क्या आपका नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन में बेसर शैली का निर्माण हुआ है, यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर बने हैं, ठीक है। बेसर शैली में क्या है, नागर और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रित हैं, दोनों शैलियों का मिश्रण है ये, ठीक है। और क्या है, बेसर शैली के मंदिरों में देउल, गर्भगृह और यानी जगमोहन यानी कि सभा मंडप, ये तो सभी में होगा ही होगा, ये तीनों चीजें सभी में है ही है। इस शैली के मंदिर कैसे होते थे, अर्धगोलाकार होते थे, ये भी ध्यान रखना है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे आपको, होयसल राष्ट्रकूट काल के, ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा का, और साथ ये क्या है सारे के सारे बेसर शैली के मंदिर हैं। कुछ और मंदिर भी आपको सर्च करने ही करने हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी मंदिर इसमें थोड़े से सर्च मार लेने हैं, वनडे एग्जाम्स वाले के लिए पर्याप्त है, लेकिन मेंस लिख रहे हैं थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ आपको इमेज दे रखी है जिसमें आप देख सकते हैं नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, और ये आपके बेसर शैली के मंदिर। इसको आप जो है कि गूगल करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपको
गूगल करना है, गूगल करके सर्च मारना है आपको, ठीक है। देखेंगे आप इन मंदिरों को एक एक करके इंडिविजुअल कैसे हैं ये, ठीक हो गया। इंडिविजुअल देखना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, क्या है इसके अलावा। इसके अलावा अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं को हम अलग से, जो आपका कॉन्सेप्ट बॉम्ब सीरीज है हमारी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गुफा नंबर 16 और 17 ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और इसमें जो गुफा नंबर 16 और 17 है, इसको आप सर्च मार लेना, वैसे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसे, लेकिन देख लेना इमेज को, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। ये क्या है, घोड़े की नाल के आकार में यहाँ पर पूरी ऐसे 29 गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं हैं, ऐसे ऐसे करके 29 गुफाएं हैं। चट्टान को काट करके, पूरी एक चट्टान है, इसको काट करके ये मंदिर बनाए गए, सॉरी गुफा में, गुफा के अंदर ये गुफाएं बनाई गई है, पूरी चट्टान काट के ऐसे करके। तो बड़ी अच्छी लगती है ये, आप इसे देखेंगे, एक चट्टान को काट के बनाई गई गुफाएं, 29 गुफाएं, और इनको नंबर दिए गए हैं अलग अलग। तो आपको ध्यान रखना है कि गुफा नंबर 16 और 17 ये है गुप्तकालीन, ठीक है। तो बस इतना आज के लिए है, बाकी इसको मैं पूरा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कॉन्सेप्ट बॉम्ब सीरीज जो है हमारी, उसके अंदर इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था। अच्छा, कल हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या देखने वाले हैं, इसको भी देख लेंगे। कल हम इसके अंदर देखेंगे पूरा का पूरा आपका संगम काल, हम लोग कल के लेक्चर में खत्म कर देंगे। और फिर इसके बाद संगम काल जब हमारा खत्म होगा, तो समझ लीजिए फिर उसके बाद में हमारा लगभग लगभग जो है कि प्राचीन भारत समाप्त है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी हम बाद में कवर कर लेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए आपका प्राचीन भारत लगभग खत्म है संगम काल के बाद, ठीक है। प्राचीन खत्म ही है, संगम काल थोड़ा सा आता है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको भी हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।